Hello everyone. I hope that you people are safe in your home uh, since it is a very critical situation due to COVID 19. This is my small effort to teach physics for those students who are going to appear in board exams, but due to this situation of COVID 19, the schools are closed, so they are just sitting at home. So, I will try to explain and visualize you the concept of physics online through this channel. स्टूडेंट्स ट्वेल्थ का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग डेली लाइफ में वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है जानते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की जो इसे इतना अच्छा एक सॉल्वेंट बनाती हैं। तो इस चैप्टर में, ड्यूरिंग दिस चैप्टर, हमें इसका आंसर मिलेगा। ध्यान से स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी एडिशनल प्रॉपर्टी जिनकी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ग्रीक फिलोसफर ने देखा, थेल्स ने, कि व्हेन अम्बर इज रब्ड विद वूल इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें बाद में ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो टाइप का होता है। एक तरह के चार्ज को हम पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरी तरह के चार्ज को हम नेगेटिव बोलते हैं। और ऐसा कहने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए देखेंगे कि अगर हम प्लास्टिक की रॉड्स लें और फर लें तो स्टार्टिंग में प्लास्टिक रॉड्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, पर जब इन्हें से करते हैं तो के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। ऐसा ही कुछ होता है जब ग्लास को सिल्की रॉड से रब करते हैं तो ग्लास की रॉड्स एक दूसरे को रिपल करती हैं, पर अगर हम ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को पास में लेके आएँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस चीज़ को हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो मेरे पास दो स्ट्रॉ हैं जिसको मैंने कॉटन के रुमाल से रब किया है। अब मैं एक स्ट्रॉ को इस एप्पी फिश की बॉटल के ऊपर रखूँगा और जैसे ही मैं दूसरी रॉड को इसके पास लेके जाता हूँ, देखिए ये पहली स्ट्रॉ पे फोर्स लगाती है और स्ट्रॉ राउंड राउंड घूमती है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों रॉड्स पे जो चार्ज है वो सेम काइंड का चार्ज है, और जब सेम काइंड का चार्ज दोनों रॉड्स पे है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच। Now, I am repeating the experiment here, but I will bring the cotton cloth close to this rod, and as you can see, this straw is attracting towards the cloth. Since the straw is rubbed with the cloth, it means that both are positively charged, and this shows that opposite charges attracts each other. And now we have an activity to show that like charges repels each other. So this is a famous gold leaf electroscope where, as you can see, that a gold leaf is attached to a aluminum plate, and this is the rod by which both are connected. If I will provide a charge to this surface, it will directly go, and the same amount of charge will go on steel plate as well as the gold plate. So both will become like charged, and since we know the like charge repels each other, then you will see the separation between these two. As you can see that initially both are very close to each other, and now just see what happens if the charge is given through this probe. Can you see that there is a separation between both the gold leaf and conductor, and this experiment shows that the like charges repels each other.
तो दो ऑब्जेक्ट्स को रब करके उन्हें चार्ज किया जा सकता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर मैं एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो लिथियम पॉजिटिव आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे लिथियम नेगेटिव आयन बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। जैसे फिगर ए में देखिए, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं। अगर मैं इसके पास एक निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा तो आयंस जो हैं वो निगेटिवली चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल होंगे, जैसा फिगर बी में दिया है। अब अगर मैं इस कंडक्टिंग स्फीयर के बैक पार्ट को ग्राउंडेड कर दूं तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो कंडक्टर के अंदर चार्ज बचेगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, जैसा कि फिगर सी में है। और अगर हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को रिमूव कर दें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और जो हमारा कंडक्टर है वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव रॉड को लेकर के एक कंडक्टर के पास आऊँ तो सिचुएशन इसकी जस्ट रिवर्स होगी। पॉजिटिवली चार्ज रॉड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। फिर अगर हम इसके दूसरे एंड को ग्राउंडेड करें तो फ्रंट सरफेस पे जो चार्ज बचेगा वो सिर्फ नेगेटिव होगा। और अगर हम फिर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को वहाँ से रिमूव करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे कंडक्टिंग सरफेस पे अवेलेबल रहेगा, यानी हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब हम चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज किसी बॉडी पे होता है वो एक दूसरे पे समअप हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो नेट चार्ज होता है दैट विल बी द इफेक्टिव चार्ज ऑन अ बॉडी। इसको एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और इसके मैं 3 पार्ट कर लेता हूँ। पहले पार्ट पे +2 चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है तो हम इसे कूलॉम लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 कूलॉम चार्ज है और इस पार्ट पे 6 कूलॉम चार्ज है। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो वो होगा 2 कूलॉम +3 कूलॉम +6 कूलॉम, यानी कि 11 कूलॉम। पर अगर एक दूसरी बॉडी लें जिसमें फिर से मान लेते हैं 3 पार्ट हैं, इसमें 2 कूलॉम चार्ज है, इसमें +4 कूलॉम चार्ज है और यहाँ पे इसको माइनस ले लेते हैं, -6 कूलॉम चार्ज। अब अगर इस बॉडी की बात करें तो जो नेट चार्ज आएगा वो होगा +2 कूलॉम +4 कूलॉम -6 कूलॉम, यानी कि जो नेट चार्ज आया वो 0 कूलॉम है। यानी हमें क्या करना है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जितना भी चार्ज अवेलेबल है उसको ऐड करना है और जो नेट चार्ज आएगा वो बॉडी पे इफेक्टिव चार्ज होगा। इसे कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो अगर मेरे पास बहुत सारे चार्ज हो Q1 Q2 Q3 तो मैं सारे चार्जेस को इसी तरीके से ऐड कर दूंगा और मुझे नेट चार्ज मिलेगा। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, नेट चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा नोटेशन हम सभी जानते हैं QI, जहाँ I की वैल्यू 1 से n है। सो दिस इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मिल्कन का था एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज होता है वो ई, जिसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। नाउ सपोज वी आर हैविंग 2 bodies, one is A and the other body is B.
Initially, there is no charge on both the bodies, so these two are chargeless bodies. Now, if I will transfer one electron from body A, if I will transfer one electron from body A to body B, then the body B will acquire one negative charge. That means the charge on B will be minus of the charge of electron, and similarly the body A will get a charge, positive charge, because it is losing the electron, and it will be equal to the positive charge of proton. Similarly, if I will transfer one more electron from body A to body B, then it will gain a positive charge, and this will gain a negative charge, and the magnitude of both the charges are the same as the charge on electron. But since the body B is receiving the electron, so it is becoming negatively charged, and the body A is becoming positive since it is losing the electron. If I will do it again for the third electron, so here this will gain a negative charge, and if I can write it here like for transfer of 2 electrons, this is the charge for the transfer of 3 electrons. Similarly here, when the 2 electron jumps from A to B, then the charge will be plus of 2e, and in this case when 3 electron transfers from 1 to B, the charge on A is going to be 3e. Similarly, if I will transfer one more electron, it will have a charge of minus 4e, and the body A will have a charge of plus 4e. So suppose that similarly I am just transferring n number of electrons from body A to body B, then in that case the charge on body B will be minus of n times the charge on electron, and the charge on A will be positive of n times the charge on electron. So as you can see that if the charge flows from one body to another body, the charge that is on both the bodies is the integral multiple of the charges, and if I will combine, I can say that the net charge on a body due to transfer of n electrons will be plus minus 1e, plus will be the charge on a body that is losing the electron, and minus will be the charge on a body that is receiving the electron. So in this equation, the net charge on a body is integral multiple of elementary charge or the fundamental charge, and the value of this elementary charge, that is the smallest amount of charge, is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. This equation tells us the quantization of charge. Though the quantization of charge cannot be seen when a huge amount of charge transfers from one body to another body, but in case of small amount of charge, the quantization can be seen easily in physical phenomena. हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपने पहला वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और चीज़ें आपको याद भी होंगी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि वो दो टाइप के चार्ज होते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। हमने चार्ज की दो प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, जिसमें चार्ज का नेचर जो है वो एडिटिव होता है और दूसरी प्रॉपर्टी थी चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, जिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उसके थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि
फिर से ड्यूरिंग द लेक्चर हम कुछ प्रश्न देंगे होमवर्क के लिए जिन्हें आपको करना होगा, इसलिए अगर हो सके तो साथ साथ कुछ पॉइंट्स को नोट भी करते रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है, तो हमारे पास चार्ज का एक सबसे छोटा यूनिट है जिसे हम लोग ESU ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसी तरह से चार्ज का एक दूसरा यूनिट भी है। 1 कूलॉम में 1/10 EMU ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। हर क्वांटिटी की तरह चार्ज का भी एक सबसे बड़ा यूनिट होता है और उसे हम लोग फैराडे बोलते हैं। एक फैराडे में नियर अबाउट 96,500 कूलॉम्स ऑफ चार्ज होता है। पर ये चार्जेस बहुत बड़ा चार्ज है फैराडे। जनरली हम लोग अपने फिज़िक्स में जो चार्ज की क्वांटिटी लेंगे वो माइक्रो कूलॉम तक सीमित रहेगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो फ्री यानी कि आइसोलेटेड स्टेट में मिलता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स पता चले हैं जिन पे जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज E का फ्रैक्शन होता है और ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। तो जो क्वार्क है उसमें इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E का फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस होते हैं और ये जो क्वार्क्स है वो 6 टाइप के होते हैं। बट जो क्वार्क हैं वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं E/3 या 2E/3 वो किसी भी बॉडी पे इंडिविजुअली यानी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो अगर हम एज अ होल बॉडी की बात करें तो जो नेट चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड रहता है और इसीलिए अभी तक हम E को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, यानी कि यही E जो है वो सबसे मिनिमम चार्ज है जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे होता है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब हम चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो we can say that algebraic sum of all the electric charges in any closed system is constant। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और इसका एक एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में एक गामा रे फोटॉन होता है, आप सभी जानते हैं। फोटॉन इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड क्वांटा। वो जब किसी हाई एटॉमिक मास वाली बॉडी पे फॉल करता है तो इसकी एनर्जी से 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और दूसरा है पॉजिट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है इट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल्स के बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो गामा रे फोटॉन है ये एनर्जी का पैकेट है, इसलिए इस पे इनिशियली जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा और इसकी एनर्जी से जो हमें 2 पार्टिकल्स मिले जिनको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पे है। यानी अगर हम इक्वेशन के राइट साइड में देखें तो टोटल सम फिर से ज़ीरो है, यानी कि इस इक्वेशन से लेफ़्ट और राइट दोनों में नेट चार्ज कितना है, ज़ीरो है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। इसे कल के एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसा हमने देखा था कि पहले जो हमारे पास A और B 2 बॉडियाँ थीं उन पर नेट चार्ज ज़ीरो था, पर जब हम इलेक्ट्रॉन को A बॉडी से B बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो जितना चार्ज A बॉडी पे पॉजिटिव आ रहा था उतना ही चार्ज B बॉडी पे नेगेटिव आ रहा था, यानी कि आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज दोनों सिस्टम का मिला करके फिर से ज़ीरो। अब हम एक लॉ पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट लॉ है इस चैप्टर का एंड इसे हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ कई मायने में न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से मिलता जुलता है। जैसा कि आपको याद होगा कि जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो हमें ये बताता है कि what is the force between two masses that are placed at a certain distance. Similarly,
जैसा हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके बीच में एक फोर्स लगता है। तो कूलोम्ब ने ये सजेस्ट किया कि अगर हम दो चार्जेस को किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे तो उन पे जो लगने वाला फोर्स है वो किस तरीके से वेरी करेगा और किन किन परिस्थितियों में फोर्स चेंज होगा या फिर सेम रहेगा। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ हमें ये बताता है कि दो चार्जेस जब एक दूसरे से किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उस पे जो नेट फोर्स होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हम इसे पढ़ेंगे और इसको देखेंगे बाद में कि ये कैसे ग्रेविटेशनल लॉ से सिमिलर है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास जो चार्ज हैं वो कैसे होने चाहिए, वो स्टेशनरी होने चाहिए यानी रुके हुए होने चाहिए और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी उनका जो साइज़ है वो बिल्कुल पॉइंट जैसा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं then the magnitude of force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब अगर आप ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे जो फोर्स होता था वो किसके प्रोपोर्शनल होता था, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता था, ये भी वैसे ही है। इसलिए कई मायने में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मास को चार्ज से रिप्लेस कर दें तो ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा ही है। और इसकी एक दूसरी वजह भी है और ये है कि जिस अपैरेटस से न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ को इस्टेब्लिश किया था ठीक उसी तरह का अपैरेटस जो कि आप अभी देखेंगे यूज़ करके कूलॉम ने कूलम्स फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेस को डिराइव किया था। इस अपैरेटस का नाम टॉर्जनल अपैरेटस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब अगर हम कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के, जहाँ पे के कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे और अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो हमने जो के है उसका वैल्यू लिया है 1/4πε0, जहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये टर्म हमें ये बताता है कि मीडियम के चेंज होने पे फोर्स किस तरीके से अफेक्ट होता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कूलम्स जो फोर्स है या जो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है या चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो के का वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ये के की वैल्यू है, न्यूमेरिकल के लिए हमें याद रखनी है। और आपका काम ये है कि आप इस के का, जिसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर है, इसका डायमेंशन निकालेंगे और मुझे बताएंगे। अब ये जो फोर्स है वो 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है Q1 Q2/r²। ये फोर्स तब लगता है जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो। पर मान लीजिए कि हमारे चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, जैसे ऑयल है, ग्लास है, पेपर है, तो उस केस में हमारा फार्मूला मॉडिफाई हो जाता है और हम एप्सिलॉन नॉट में के का मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो के है बेसिकली ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं। अगर चार्जेस के बीच में एयर है तो फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है तो फार्मूला बनेगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। हमेशा याद रखिएगा कि जो के की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम फोर्स होगा चार्जेस के बीच में वो तब लगेगा जब चार्जेस एयर में या वैक्यूम में रखे गए हों। अगर हम चार्जेस के बीच के मीडियम को चेंज करते हैं तो जो के होगा किसी मीडियम के लिए वो चूँकि 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए डेफिनेटली
तो फोर्स होगा जो चार्जेस के बीच में एयर में लग रहा है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी इफ़ वी विल प्लेस अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस रिड्यूसेस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो नियर अबाउट 80 होता है। तो अगर हम दो चार्जेस को एयर में रखें और वाटर में रखें तो जो वाटर में फोर्स होगा वो एयर में लगने वाले फोर्स का नियर अबाउट 1/80 टाइम्स हो जाएगा, यानी फोर्स 1/80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम तब लगेगा जब उन्हें एयर में रखा गया हो। कूलॉम्स लॉ को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सपोज़ ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। अगर ये दोनों चार्जेस एयर में रखे हैं तो हमने पढ़ा कि इनके बीच में जो फोर्स होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2/R², इसे मैं F एयर लिख देता हूँ। अब अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम होगा तो जो फोर्स होगा मीडियम में वो होगा 1/4πε0 और K का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है Q1 Q2/R²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, एयर डिवाइडेड बाय मीडियम। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 और R², ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ K, यानी कि फोर्स एयर में और किसी मीडियम में फोर्स के रेशियो को हम लोग K यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अभी मैंने बताया कि किसी भी मीडियम के लिए जो K होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो अगर राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 1 तो हम लिख सकते हैं फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम दैट इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स इन एयर इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम, यानी मीडियम में फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो K is a ratio of force between two charges in air to the force between the same charges in medium, और सिंस ये फोर्स का रेशियो है इसलिए दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। बेसिकली ये एक नंबर होता है, जैसे मैंने बताया कि वाटर के लिए K की वैल्यू 80, समटाइम्स इसे हम लोग ना 81 भी लेते हैं, तो ये K की वैल्यू होती है। और कूलम्स फोर्स को समझने के लिए एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर। अब सिंस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड और प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। अब हमें पता है कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, दोनों के हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अगर हम कूलम्स फोर्स की बात करें तो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखी है, ये 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का मतलब पहला चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर सकते हैं और Q2 का मतलब दूसरा चार्ज यानी कि प्रोटॉन। तो दोनों पे सेम चार्ज है और डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस जो कि मैंने 2 मीटर लिया है और इसका स्क्वायर।
अब ये जो फोर्स है, क्योंकि हमने सारे यूनिट एसआई मिली है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन आएगा। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और ब्रैकेट में इसका जो नेचर है वो अट्रैक्टिव लिखेंगे। तो हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो चार्जेस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, यानी चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम चार्जेस का अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ करेगा, और अगर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो जो फोर्स है वो डिक्रीज़ करेगा। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। सपोज ये दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, इनके बीच का डिस्टेंस R है और इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो F है, जो कि अभी इस पे लग रहा है। हम वो डिस्टेंस चाहते हैं फॉर विच फोर्स बिकम्स 3F। तो अगर हम इन चार्जेस को कितनी डिस्टेंस पे रखें ताकि इनके बीच का फोर्स, जो नया फोर्स है वो कितना हो, 3F हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स है, जब चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे होंगे तो ये होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फोर्स हो रहा है 3 टाइम्स, तो मैं इसे 3F कर देता हूँ। 1/4πε0, चार्जेस वही हैं पर डिस्टेंस चेंज हो गई है, तो इसे मैं R डैश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो F/3F और इसको डिवाइड अगर करेंगे तो ये आएगा R'/R। एक यहाँ पे एरर है, फोर्स का स्क्वायर होता है और यहाँ पे R डैश का स्क्वायर। तो दिस इज R' डिवाइडेड बाई R²। F से F कैंसिल आउट, तो जो R' का वैल्यू आएगा वो R²/R, दिस इज 3। तो यहाँ से अगर हम R' की वैल्यू निकालें तो ये आती है R/√3। यानी अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस करके R/√3 कर दें तो जो नया फोर्स होगा वो 3F टाइम्स हो जाएगा। अब कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो कूलॉम्स लॉ मुझे बताता है, और वो ये है कि जैसा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों चार्जेस का साइन कंसीडर करें, तो सपोज करते हैं पहले केस में Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। अगर हम इस फोर्स में Q1 Q2 की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव, यानी ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। अगर हम पहले चार्ज को नेगेटिव ले लें और दूसरे चार्ज को भी नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, यानी फोर्स फिर से पॉजिटिव है और ये भी रिपल्सिव फोर्स होता है। और अगर मैं Q1 को पॉजिटिव लूँ या Q2 को नेगेटिव लूँ, आप उल्टा भी कर सकते हैं, Q1 को नेगेटिव Q2 को पॉजिटिव, तब जब चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि जब चार्जेस को हम विद साइन रखते हैं तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब फोर्स रिपल्सिव और नेगेटिव फोर्स का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम इन दोनों Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में भी अगर Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 से बड़ा। पर यहाँ पे जब पॉजिटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी यानी लेस देन 0 होगा। तो हम प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को देख करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव।
Hello students, I hope you have watched the previous two videos and you have learned many concepts of physics, and also you are doing the assignment that are related to that videos. Till date we have learned about the Coulomb's force and few numericals based on Coulomb's force. Today we are going to discuss the vector form that is very important for the calculations purpose of Coulomb's force. अब हम कूलॉम्स लॉ में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कूलॉम्स लॉ इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, and it is the force acting between two charges that are placed at a distance of r. अगर मैं देखूं तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जो कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में होगा, देन ग्राफ विल गो लाइक दिस. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस आर. अगर हम एफ और आर स्क्वायर का ग्राफ देखें, देन इट इज वंस अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये ग्राफ भी कुछ इसी तरह से होगा, पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि आर स्क्वायर जो ग्राफ है दैट विल फॉल शार्पली. ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक और ग्राफ बनाएं जिसमें फोर्स और 1/r स्क्वायर को हम प्लॉट करें, so since force and r 1/r square is directly proportional, so this graph should be a straight line. यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं होती है. अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें, सो वी कैन राइट Q1 Q2 इंटू 1/r स्क्वायर. इस 1/स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेंगे. So this is, let me take this 1/4πε0 as a constant k and Q1 into Q2. इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा. द स्लोप विल बी f डिवाइडेड बाई 1/r स्क्वायर. और अभी हमने देखा कि f बाई 1/r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं k Q1 into Q2, यानी स्लोप विल गिव मी k times Q1 into Q2. Since k is constant, so slope is basically proportional to the product of charges. अब यहाँ पे दो केस बनते हैं. केस 1, अगर हमारे दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, यानी इफ Q1 is positive, Q2 is positive or Q1 is negative and Q2 is negative, तो दोनों ही केस में Q1 into Q2 जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा स्लोप है tan थीटा वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड, अगर हम दोनों चार्जेस को अनलाइक चार्जेस लेंगे, उस केस में ये जो प्रोडक्ट आएगा ये नेगेटिव होगा, और जो हमारा स्लोप है वो भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव. यानी लाइक चार्जेस के लिए जबकि फोर्स रिपल्सिव होता है स्लोप विल बी पॉजिटिव, और अनलाइक चार्जेस के लिए जबकि फोर्स अट्रैक्टिव होता है स्लोप इज नेगेटिव. तो हम इस ग्राफ को थोड़ा फिर से स्टडी करेंगे फर्दर. ग्राफ बना लेता हूँ. दिस इज सेंटर पॉइंट O. On x axis it is 1/r square and on y axis it is force F. So my graph will be like this. If force is repulsive in nature, it means Q1 into Q2 this is positive, because हमने देखा कि स्लोप कैसा आ रहा था, पॉजिटिव. अगर हम अनलाइक चार्जेस को लेंगे
तो हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन बट इट कम लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ when there is a attractive force between the charges, means charges are in opposite polarity। अब बोर्ड पे इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ f versus 1/r² for 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, ये एक चार्ज का पेयर है, 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। अगर हम इस पेयर को देखें तो दीज आर लाइक चार्जेस, ये भी लाइक चार्जेस है, बट दीज टू आर अनलाइक चार्जेस। सो जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें फोर्स 1/r²। मैं सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूँ रिपल्सिव फोर्स के लिए, दैट इज ये होगा हमारा पेयर -2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। दोनों के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है वो पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव में किसका स्लोप ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो उसके लिए ऊपर चलेंगे। हमने देखा था कि जो tan थीटा होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो इसका प्रोडक्ट इज़ 1 अगर से मैग्नीट्यूड की बात करें, और इसका प्रोडक्ट है 6, यानी इस पेयर के लिए स्लोप कैसा होगा, ज़्यादा। अब ये ग्राफ आसान हो गया, मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, एक का स्लोप कम और एक का स्लोप ज़्यादा। एंड नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस वन विद स्मॉल स्लोप विद बिलोंग्स टू पेयर ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, एंड दिस वन with the larger slope will belong to 3 microcoulomb and 2 microcoulomb charge। So इस तरह से हम फोर्स और डिस्टेंस का डिपेंडेंसी देख सकते हैं, और स्लोप हमें ये बताता है बेसिकली कि किस चार्जेस का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस किस पेयर के लिए मैक्सिमम है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो जैसा कि हम जानते हैं फोर्स इज 1/4πε0 q1 q2/r² between two charges। Now just assume that there are two charges q1 and q2 and both are like charges, so they will definitely repel each other। Now just consider this force, ये फोर्स Q2 पे लग रहा है ड्यू टू Q1 चार्ज, तो हम इसे लिखेंगे दिस इज F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली इस फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स F12। F12 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी ये फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 चार्ज पे। कौन लगा रहा है, Q2 चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज r। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म में हमें यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे मैं लिखूंगा r∩12। 12 का मतलब इट इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 चार्ज टूवर्ड्स Q2 चार्ज, दिस Q1 से Q2 की तरफ। तो सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं r वेक्टर 2 1। 2 1 मीन्स फ्रॉम चार्ज Q2 टूवर्ड्स चार्ज Q1। सो जैसा कि हमें सबको पता है कि अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले में फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये मैग्नीट्यूड है, और किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर का। तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूँ r12 तो मुझे ये फोर्स मिलेगा, दिस इज F21 वेक्टर। तो जैसे ही हमने कूलॉम्स फोर्स में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया,
हमें क्या मिला, हमें मिला फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड दिस इज द वेक्टर। इसी तरह से मैं इस फोर्स को भी लिख सकता हूँ, फोर्स 1 2 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड दिस इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड है, और इस फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है दिस वन R21 कैप। इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो जैसा कि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या इसे लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। सो इस यूनिट वेक्टर को अगर हम इस डेफिनेशन से रिप्लेस करें, देन माय फोर्स F21 will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and now we will replace this vector by this definition. So मेरा जो वेक्टर आएगा that will be R12 and divided by simply R, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम R ही लिखेंगे, and this R will goes on multiplication, and this finally this is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube into R12 वेक्टर। यानी कि जिस समय हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा, और जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब टर्म को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसे अगर हम जनरली लिखें विदाउट मेंशनिंग 1 2 2 1 वेदर इट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और 1 ड्यू टू 2, सो वी कैन राइट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R cube into this is a vector। अब हम कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। सपोज ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, दिस इज +4 माइक्रोकूलम चार्ज, दिस इज +3 माइक्रोकूलम चार्ज, and the distance between these two is 2 meter, and यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा है +1 माइक्रोकूलम। Our work is to find the net force on this charge। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए हमने अभी पढ़ा था that like charges repels each other and unlike charges attracts। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस +1 कूलम चार्ज पे कौन कौन चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चार्ज के पास एक चार्ज +4 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज -3 माइक्रोकूलम है, यानी ये सिर्फ दोनों ही चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये फोर्स किस तरह का, या ये चार्ज किस तरह का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सिंस दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो दिस इज द फोर्स, मैंने इसे F1 ले लेता हूँ। अब +3 माइक्रोकूलम इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा +1 माइक्रोकूलम पे, और किधर करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, रिपेल करेगा। तो +3 माइक्रोकूलम चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो मैं इस फोर्स को F2 ले लेता हूँ। यानी F1 इज द फोर्स ऑन +1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम चार्ज, and F2 is the force on +1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले मुझे F1 और F2 की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं यहाँ निकालूंगा F1 is the force between these two charges, तो कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दिस इज K Q1 Q2 by R square, वैल्यूज पुटअप करेंगे इस पे, सो दिस इज 9 × 10⁻⁹, Q1 इज 4 माइक्रोकूलम, तो उसको कूलम में कन्वर्ट करना है हमें, एंड Q2 इज 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस।
अब इसके बीच का डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो मैं सपोज करता हूँ कि जो +1 माइक्रोकूलम चार्ज है वो +3 माइक्रोकूलम से 1 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर हुआ तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी ये मिडवे पे रखा हुआ है दोनों के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1m²। सिमिलरली अगर मैं F2 निकालूँ, दिस इज द फोर्स बिटवीन +1 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम। सो डायरेक्ट के की वैल्यू पुटअप करेंगे। अब Q1 Q2 में पहला चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये होगा। सो दिस इज 1 × 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड बाय 1²। अब अगर इसे ध्यान से देखें, then these two are common, 10⁻⁻6, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 × 1 will be 4 और यहाँ पे 3 × 1 will be 3। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है। और अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 तो जो मेरा नेट फोर्स होगा वो होगा F1 माइनस F2, सिंस F1 इज ग्रेटर। अब F1 माइनस F2 करेंगे तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। 9 × 10⁻9 दोनों में से कॉमन, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड बाई 1², ये कॉमन है। अब अगर F1 में देखें तो 4 × 1 इज 4 माइनस यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, सो दिस इज 3 एंड 4 - 3 इज 1। सो हम लिख सकते हैं 9 इंटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज -12 एंड -12 प्लस 3 इज 3। So this is going to be 10⁻³ -3, 4 - 3 1 1, तो सिंप्लीफाई होकर के F net is 9 × 10⁻³ न्यूटन। एंड सिंस F1 इज ग्रेटर तो ये जो फोर्स होगा दिस विल बी टूवर्ड्स F1। इसका मतलब इन दोनों, ये दोनों ही चार्जेस 1 कूलम पे फोर्स लगाएंगे, पर जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F1 की डायरेक्शन में। तो हमें फोर्स लिखना है और साथ में उसका डायरेक्शन भी लिखना है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हमने अभी पढ़ा था पहले कि व्हेन देयर आर टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मे बी रिपल्सिव फोर्स, इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स, एक्ट्स बिटवीन द चार्जेस। अब since the charges exerts force on each other, then by what way they exerts force on each other, यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स तो अप्लाई करता है, पर उसमें किस तरह से फोर्स अप्लाई करता है, तो उसका आंसर है इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी भी हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं किसी जगह पे, then it generates a region around it, जिस रीजन में अगर हम दूसरे चार्ज को लेकर के आए, then that charge will experience a force of attraction or repulsion due to the charge placed at that point। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, एवरी चार्ज creates its own electric field, and when other charge comes into the field of the charge, then other charge experiences a force। So basically किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ अप टू इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो इसका जो फील्ड होता है वो इफेक्टिव कुछ डिस्टेंस तक ही रहता है। इसे और अच्छे से समझेंगे। नाउ अगर मुझे किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज, तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। किसी चार्ज की फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे चार्ज को लेंगे, उस पर देखेंगे कि पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स लग रहा है, एंड दैट पर यूनिट चार्ज फोर्स विल गिव मी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक दूसरे पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम पहले एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। ये जो टेस्ट चार्ज है कन्वेंशनली इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, इट इज़ अ वेरी स्मॉल इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल चार्ज।
हम ये टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल लेते हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है. नाउ सिंस द अदर चार्ज इज पॉजिटिव, तो मेरा क्यू चार्ज इट विल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स. तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा. If I am interested in finding the electric field due to a negative charge, then once again to detect the electric field we have to place a test charge that is always taken as positive, and now this negative charge will apply a force of attraction. Now this Q is source charge that may be positive or negative. The test charge is Q naught that is always taken as positive. The force is shown here. Remember that the direction of force is same as the direction of electric field. इसका मतलब ये हुआ कि जैसा फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इट मे बी अवे फ्रॉम द चार्ज एज इन द फर्स्ट केस व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज देयर. इट मे बी टूवर्ड्स द चार्ज एज इज द केस इन द सेकेंड केस फॉर नेगेटिव चार्ज. सो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली लिमिट डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो फोर्स बाई डेल्टा क्यू. लिमिट मीन्स द चार्ज इज वेरी स्मॉल and as force is a vector quantity, so electric field is also a vector quantity. इसको हम दूसरे लैंग्वेज में या आसान भाषा में फोर्स बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा चार्ज बहुत स्मॉल होता है तो उस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं. We know that the force we can calculate with the help of Coulomb's law. So if I will place the value of force and divide it by Q naught, it will simply give me this formula. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. R cap, it is the vector form of electric field, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही Coulomb's law को vector form में डिस्कस किया हुआ था. Now since Q naught is taken positive, the direction of electric field is along the direction of force, जैसा हमने आपको पहले से डिस्कस किया, राइट. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर यूनिकली डिटरमिन एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड. एंड नाउ एसआई यूनिट की बात करें, सिंस दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज, तो इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम. पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है हम लोगों ने पहले पढ़ा. व्हाट इज़ द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, वी विल टेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस and there is a point plus q at origin O, and this is a point P whose coordinates are x, y and z, and we are going to calculate the electric field due to this plus q charge placed at O at this point P. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सबसे पहले वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे. बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स and this is the position vector. So force exerted, this is due to Coulomb's law. इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज F by Q नॉट, एंड फोर्स की वैल्यू पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R Q. R वेक्टर, इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. या फिर हम इसे ऐसा भी ले सकते हैं, द फर्स्ट वन इज इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, द लास्ट वन जो अभी अभी देखा, एंड द फर्स्ट वन दैट वाज Q by R Q दैट वाज इन वेक्टर फॉर्म. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें हाउ E varies with distance r, then it goes just like the Coulomb's force. So electric field due to point charge has spherical symmetry, and if Q is greater than 0 the field is radially outward, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, and Q is negative charge यानी less than 0, then the field is radially inwards. अभी तक हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दैट वाज इन टर्म्स ऑफ R, पर अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे.
दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। वेक्टर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालें देन इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब था देन द फाइनल रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने 3 क्लासेस अटेंड की और उसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द कूलम्ब्स फोर्स एंड देन various properties of charge and few numericals on the Coulomb's law. Today we will discuss some more about electric field, and today we will also learn about the continuous charge distribution. So I hope that you people are enjoying the video and you are just utilizing the lockdown period for your studies and you are enriching your knowledge every day. अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लिए थे, चाहे वो प्लस क्यू टेस्ट चार्ज हो या फिर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ऐसे टेस्ट चार्ज को हम लोग डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम बोलते हैं। यानी जब हमारा चार्ज किसी पॉइंट के फॉर्म में होता है या पॉइंट के फॉर्म में किसी पॉइंट चार्ज के फॉर्म में अवेलेबल होता है तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। पर अगर हम एक एग्जांपल लें जिसमें सपोज ये रॉड है और इस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन सच काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंस इट इज नॉट as a point charge and it is uniformly distributed over the entire length. अब जब कभी भी हम इस तरीके के चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास सपोज एक फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ अ रॉड। सेकेंड एग्जांपल में हम एक सरफेस लेते हैं व्हेन द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, एंड इन द थर्ड केस सपोज देयर इज अ cubical shaped body. So the charge will be distributed over the entire volume. तो फर्स्ट केस की बात करें, सपोज लेंथ ऑफ द रॉड इज L and the charge on it is Q, then if I will divide charge on the length to the length of the wire, we will get a new quantity that is called linear charge density lambda. This is called linear charge density. इसका यूनिट अगर निकालें तो चार्ज का यूनिट कूलम एंड द लेंथ इज मीटर, सो इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर। अब मैं अगर सरफेस की बात करूं, सो इन दैट केस लेट द चार्ज इज Q and the area is A, then charge divided by area is your surface charge density. It is represented by sigma, so it is the surface charge density and its unit will be, the unit of charge is coulomb and the unit of area is meter square. Now what we can do is we can take a small area also, and suppose that in this small area charge is dq and the area of this small part is dA, then we can also write surface charge density as dq by dA. It means we can take the whole body or we can take a part of the body to calculate the surface charge density, and by both the formula we will get the same surface charge density. It means that we are assuming that surface charge density is same everywhere. The same is applicable in the rod also. If we will take a small element and length is suppose dl and the charge is dq, then we can also write lambda as dq by dl. So it is again the formula for linear charge density. This is our surface charge density, and in the same way if I will consider a small volume over here, let the volume is dv and the charge on this small volume is dq, then if I will divide the charge to the volume, we will get a new quantity that is called volume charge density.
and its unit will be coulomb per meter cube. So for continuous charge system, we are having three kinds of charge densities. The first one is linear charge density. If the charge is distributed over the length, we are having a surface charge density. If the charge is distributed over a surface, and if the charge is distributed in the volume, then we have volume charge density. अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे that is based on continuous charge distribution, and the question is that you are having a rod of length L, and this rod contains charge capital Q. We are having a test charge Q naught placed at a distance of R from one end of the rod. This rod is AB, and we need to find the net force on charge Q naught. So we need to find the force on Q naught charge. Now, since this rod is not a discrete mass system, अगर ये discrete mass system होता तो हम simply क्या करते हैं, Coulomb's law को apply करते हैं, and we can easily find out the force acting on the test charge. But Q naught is a test charge, but it is not the discrete mass, it is a continuous mass. So we will deal this problem like this. So for the solution, I am again making the rod. The length is L. The net charge is Q. And this is the test charge Q naught. Now, and the distance of charge Q naught from end B is R. It is given. Now just suppose that it is a small element dx, and that is placed, I have taken it as a distance of x. So I have taken a small element of the rod as dx, and the distance of this element from this test charge is x. Let me assume that the charge on this small element is dq, because Q is the total charge on the right, so it will have a small fraction of charge. Now, since it is a very small element, then it will behave like a point charge. So we are having one point charge dq, another point charge q naught, and the distance between these two is x. So we can apply Coulomb's law, and that is force on q naught due to dq charge. So according to Coulomb's law, this is K times the first charge, the second charge, and the square of distance between them. It is my question number 1. Now, as we have discussed, we can define the charge density for this rod. If I will consider the complete rod, it will be total charge divided by total length. And if it is a small portion of the rod, then charge on a small portion divided by the length of that small portion. So this is the charge density, and from this we can conclude that we can write dq as lambda dx. In दोनों equations से देखें, so we can calculate dq as lambda dx. Now just use this value of dx in equation number 1. We will get f is equal to k times q naught, and the value of dq is lambda dx divided by x square. Since it is a small part of the rod, so let me take this force as a small force df. Now if I need to find the net force, what I have to do, I have to integrate this one, because you know that when the variables are there we have to integrate. So just take the value of df, this is k q naught lambda dx divided by x square. Constants को हम लोग बाहर निकालेंगे, so it will be k q naught lambda and the integration of dx by x square. Now limit is very important, as you can see in the diagram. This x starts from this end and ends at this end. It means the charge is varying from distance r to L plus r.
क्योंकि रॉड का जो रेंज है इट इज one end as at a distance of r and other end is at a distance of l plus r. So यहाँ पे हम लोग लिमिट्स रखेंगे. This is r to l plus r. जब हम ऐसे लिमिट रखेंगे we can find out the net force due to the combined rod. So a complete rod, this is k q naught lambda. You know that the standard integration of this is going to be minus 1 by x. You have studied in class 11 too. This is L plus R. I will take minus sign out of this. So this is k q naught lambda and so minus lambda, and in bracket it will be only 1 by x with the limits r to l plus r. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज k q naught minus lambda. Just take the limits, you know, upper limit, this is 1 by l plus r, and the lower limit you will replace x by r. So this is 1 minus r and the minus n. Upper limit minus lower limit. Now we will just simplify it. This is common, r plus l plus r. Here it will be r minus l minus r minus r minus r will cancel out, and here is the final result. This minus and base minus becomes plus. So this is k q naught lambda l divided by r l plus r. If you want to put the value of k, it will be 1 by 4 pi epsilon naught q naught lambda l divided by r l plus r. This is the net force on the test charge due to that rod. अब हम लोग देखेंगे कि what is the field due to charged ring. So suppose that it is a circular ring and the charge q is uniformly distributed over its surface. Since the charge is distributed over its surface, so it is a continuous charge distribution. Consider that r is the radius of this ring, o is the center of this ring, and there is a point P at a distance of x from its center where we need to find out the electric field due to this charge ring. So first of all, I will take a small portion of the ring here and let the charge on this small portion is dq. We know that due to point charge, the direction of field at any point is always away from the charge. So the electric field due to this small charge at this point P will be away from the charge. Since it is a very small charge, so I will take the field as dE. Let me take this angle as dq, and if I will extend this line, this is also theta, and we can find out the two components of this electric field. This is dE cos theta and dE sin theta. I am just taking the magnitudes. Similarly, due to symmetry, if I will take a same length of the part here, so it will also contain a charge dq, and the field due to this charge will be away from the charge due to this charge at this point. And remember, as the formula says, E is equal to k q by r square. If charge is same, distance is same, then the electric field will also be same. Here the charge is same. This distance is going to be root of r square plus x square, and this is again root r square plus x square. So distance is same, charge is same, hence the value of the electric field will also be same. This is dE. If I will take this angle as theta, this is going to be theta, and once again we will take the component, and this component comes out to be dE cos theta, and this one is
dE psi. As you can see that these two are the component equal and opposite, so we can just cancel out them. It means the electric field along the y-axis is 0. This is the vertical axis. Now this dE cos theta will add up to give me the total electric field. So I will do it here. This is electric field is equal to dE cos theta and integrate. Since if you will take the many number of charges over this ring, for all the charges these dE cos theta will add up and dE sin theta will cancel up. So by integrating the component dE cos theta, we can get the net electric field. So I am just going to put the value here. The electric field is K times charge. Here the charge is dQ divided by r square. R is the distance of point from the charge. So this is root of r square plus square. इसे square करेंगे then you will get only r square plus x square and cos theta. Now you can just take this k common. We can find out the value of cos theta from this diagram. The cos theta will be base by hypotenuse. This is x by root over r square plus x square. On simplifying, we can write it as k x. These two will add up and it will give r square plus x square to the power of 3 by 2, because this power is 1 and under root means 1 by 2. And now the rest thing is integration of dq. Integration means simply summation. So integration dq means sum of all the charges, all these small charges, and as we know that if we will add all the small charges, we will get the total charge q. So this integration dq is nothing but q, the total charge on the ring. So this is kx q divided by r square plus x square to the power of 3 by 2. If you will put the value of k, that is 1 by 4 pi epsilon naught, then this is 1 by 4 pi epsilon naught q into x divided by x square plus r square to the power of 3 by 2. This is the net electric field due to this charge ring along this axis at a distance of x. All d cos theta are towards right, so this electric field is towards the right, and in respect of ring it is away from the charge. तो हमने देखा that electric field due to a ring is 1 by 4 pi epsilon naught q x divided by x square plus r square to the power of 3 by 2, where x is the distance of point from the center of the ring and r is the radius of the ring. Just let us see it again. This is a ring, radius r, and this is a point P at a distance of x from the center. Now if I want to calculate the electric field at this point P, then it is given by this formula. But if I am interested to find the electric field at the center of the ring, so if you will shift this point P to the center point O, then x will become 0. So E at O, for E at O, x should be equal to 0, and if you will put this x as 0, the electric field will be 0. It means electric field at the center of this charge ring is 0 always. Now once again from this formula, this is 1 by 4 pi epsilon naught q into x by x square plus r square to the power of 3 by 2. Now just consider that this point is at a very large distance from this ring. It means your x is greater than r. So for this case, what we will do, we will just take x square common from here, and when you will take x square common, it will become x cube, and in bracket
the remaining term will be 1 plus r square plus x square to the power of 3 by 2. As we have assumed that x is very greater than r, then this term will be very much less in comparison to 1. So we can neglect this term with respect to 1, and if we will neglect this, only 1 will remain here, and 1 to the power of 3 by 2 will be simply 1. So finally our formula modifies to qx divided by x cube. The 1 power will cancel out here, and the final result is 1 by 4 pi epsilon naught q by x square. And this is a surprising thing, that this formula is similar to the formula of electric field due to a point charge. It means for a long distance your ring behaves just like its whole charge is concentrated at its center O, and it behaves like a point charge. So whenever there is a point that is at a very large distance from the ring, we will consider the whole ring as a point charge, and its total charge will be at center O, and it will behave like a point charge. Now going further, as you can see from this formula, that electric field, basically from this formula, electric field is depending on x with respect to distance, and that x varies. If you will move away, x will increase. If you will come closer to the center, x will decrease. So electric field will vary as per x, and as x is in denominator and numerator both. So to calculate the maximum field due to charge ring, we will do some calculation, mathematical calculation, that is the concept of maxima and minima. We will discuss it later. So if I want to calculate the maximum electric field, what we have to do, we will do dE by dx is equal to 0. It means if I will differentiate this formula, this one, with respect to x, and if I will put it equal to 0, we will find on solving that electric field E is maximum at these 2 points. This is R. It means that these are 2 points where the electric field due to charge ring will be maximum.